हेलो बच्चों। नोटबुक एडुकेयर में आपका बहुत ज़्यादा भर भर के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। वेरी नाइस। बच्चों, हम लोग पीवाईक्यू की जो डिस्कशन थी उस सीरीज में एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? और आई होप आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, है ना? जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करवाई वो आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और समझ करके आप बच्चों आज की इस क्लास में उपस्थित होंगे, है ना? तो क्या बोलते हो, विदाउट एनी डिले अगली क्लास को शुरू करें क्या? वेरी नाइस। तो बच्चों, कॉपी पेन खोल के बैठेंगे आप लोग, ठीक है? और जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे बोर्ड पे, ठीक है? पहले वीडियो को आप पॉज कर देना, और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप सारे सवालों को खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है? और उसके बाद जब मैं बच्चों को बताऊं तो आप देखना कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो ठीक किया है, गलत किया है। अगर ठीक किया होगा बच्चों तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? और अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आप, जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप समझ लेना, ठीक है? इसलिए तो हम यहाँ पे हैं, है ना? ये महान चेहरे और आपकी सांसों में बसने वाला नाम नोटबुक एडुकेयर, इसको आप यूं ही प्यार देते रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को, ठीक है? सो फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क, राइट? ओके। हाँ जी। तो एक से बच्चों बने रहेंगे, ठीक है? हम्म। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है? कहाँ तक हो गया था बच्चों, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? इस स्लाइड में 26 से, है ना? कोई नहीं, यहीं से करते हैं, है ना? हाँ जी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है? एक बार आप सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, एक स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और पहले आप पहले खुद से आप सवालों को अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है। बच्चों, ये P1 और P2 दिखाई दे रहा होगा। तो संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है ना? जब समतुल, ठीक है, दो लेंस हैं जो कांटेक्ट में रखे हुए हैं, उनका पावर दिया हुआ है P1 और P2, ठीक है? तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। बड़ा अजीबोगरीब लैंग्वेज में लिखा है यार, कोई नहीं बच्चों, हमने लैंग्वेज को बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं किया है। जो पीवाईक्यू आपको पता है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो 2024 में लास्ट अपना बिहार बोर्ड का पेपर हुआ इंटरमीडिएट, हमने डिट्टो वही वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है? आप जब अपना क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो हो सकता है कि अगर 26 नंबर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिखा रखा है आपको, तो आपके बुक में ना हो, तो बच्चों टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वो कई सारे सेट्स से, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है वो काफी सारे सेट्स में डिवाइडेड होता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बैंक में हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 पे लिखा हो या 22 पे लिखा हो, तो टेंशन नहीं लेना। 70 क्वेश्चन का जो सेट होगा ना, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और जब आप पूरा डिस्कशन देख लेंगे तो आप अपना क्वेश्चन बैंक लेके क्वेश्चंस करना, और जो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा आपका, और सब कुछ आपको आता रहेगा, ठीक है? तो दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है ना? समतुल्य लेंस का पावर आपको बताना है। बच्चों, आप जानते हो, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं यू नो समतुल्य लेंस की, तो आपको पता है कि दो लेंस है अपने पास ना, दो लेंस है। इस तरीके से दोनों कॉन्टेक्ट में रख दिया हमने, ठीक है? पहले लेंस का जो फोकस है वो F1 है, दूसरे का जो फोकस है वो F2 है। पता है, कुछ ना कुछ फोकस देते हैं, फोकस को ऐसे सिम्बलाइज भी किया जाता है, ठीक है? अब जो इसका जो समतुल्य होगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, उस इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकस होगा ना, बेसिकली उसको लिखा जाता है 1/Fe इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F। राइट? आप समझदार है, आपको आता है, ठीक है? इस तरीके से हम लिखते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी लेंस का जो पावर होता है, जो लेंस की क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो इनवर्स ऑफ फोकस लेंथ होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है ना? आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इसको। तो आपको पता है ये जो फोकस है, ये समतुल्य लेंस का फोकस है ना? तो समतुल्य लेंस की फोकस का जो इनवर्स होगा वो समतुल्य का पावर देगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 1/Fe को पीई लिख देंगे, है ना? पीई लिख देंगे, ओके? पीई लिख देंगे, सही बात है। अब बच्चों, यहाँ जो F1 दिखाई दे रहा है आपको, F1 जो है ना, वो पहले वाले लेंस का फोकस है। तो F1 का जो इनवर्स होगा वो पहले वाले लेंस का पावर देगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F1/F1 की जगह पे P1, ठीक है? P1, वेरी नाइस। फिर प्लस टू, यहाँ पे प्लस टू है ना? तो यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस टू बोल रहा हूँ मैं, प्लस टू के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते प्लस टू घुस गया दिमाग में, ठीक है? तो ये प्लस है। अब ये 1/F2 है ना? 1/F2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/F2 को हम P2 लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपके सामने चार ऑप्शन है, आप मिलाओ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। पहला बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत ही गंदा ऑप्शन है ये तो, और ज्यादा पूरा ही वाहियात है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है दैट विल बी
ऑप्शन नंबर डी। वेरी नाइस। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, कोई डाउट आपका इस क्वेश्चन में रहेगा नहीं, ठीक है। एक आप ये अपने आप में ये भी याद रखना कि सम लेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ना। आपको उस कलर को पहचानना है जिसका वेवलेंथ जो है ना बच्चों वो मिनिमम होता है। तो आपको पता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में आपको पता है आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, एक व्हाइट लाइट जो है वो 7 घटकों में, 7 रंगों में टूट जाती है ना। तो यू नो द सीक्वेंस ऑफ ऑल कलर इन स्पेक्ट्रम, आपको सारे सीक्वेंस पता है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे कि सीक्वेंस जो होता है ना वो होता है बेसिकली विबग्यो, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। या तो एक सेकंड बच्चों, सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस होता है बच्चों विबग्यो, है ना, विबग्यो। तो सीक्वेंस विबग्यो होता है, ठीक है। हाँ जी। तो ये विबग्यो है, ठीक है, विबग्यो, ठीक है, विबग्यो। टोटल 7 कलर है, आप देख सकते हैं। बच्चों इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे हम बेंजानी पिनाला, आप जानते होंगे बेंजानी, ठीक है, बेंजानी पीनाला, पीनाला, राइट। 7 कलर होते हैं, पहला बैंगनी होता है, दूसरा जामुनी होता है ना, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी जिसको हम संतरी भी कह देते हैं वो होता है, फिर लाल होता है बच्चों। तो आपको पता है कि इसमें जो स्टार्टिंग वाले कलर है ना, जो सबसे शुरू वाला कलर होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा, है ना, वेवलेंथ मिनिमम होगा। और जैसे जैसे आप वेबगियो सीरीज में आगे की ओर बढ़ते जाओगे ना, वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट अर्थात बैगनी का, ठीक है। वायलेट से ज्यादा किसका होता है, जामुनी अर्थात इंडिगो का। उससे ज्यादा किसका होता है, ब्लू अर्थात नीले का। तो आप समझ सकते हैं कि इसी सीरीज में आप सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको रेड कलर मिलेगा। तो रेड कलर का तरंग सबसे ज्यादा होगा, बैगनी का तरंग सबसे कम होगा। तो बच्चों आप क्वेश्चन देखो एंड देन आफ्टर आप ऑप्शन देखो कि क्या पूछा और क्या ऑप्शंस हैं हमारे सामने, है ना। तो बोल रहे हैं किस रंग का तरंग सबसे कम होगा, तो बच्चों सबसे कम तो हम देख ही सकते हैं यार, बैगनी का होगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैगनी, ठीक है। वही हमसे पूछ रहा था किस किस रंग का तरंग सबसे ज्यादा होगा, तो उस केस में हम लाल मारते हैं, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे और बच्चों ऐड कर सकते हो कि कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि माध्य रंग, इनमें से माध्य रंग कौन सा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने और आपको बोला जाएगा कि इनमें से मीन कलर माध्य रंग की पहचान करें। तो बच्चों आप याद रखना कि माध्य रंग जो होता है पीले रंग को कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं बदल देता और मैं बोलता क्या कि माध्य रंग की पहचान करें, और यही 4 ऑप्शन हमारे सामने होते तो हम पीला मार्क करते हैं। खैर इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर अपना बैगनी होगा, आप समझ गए। मुझे देखो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ना वो तो आपको देखना ही है ना, ऑफ कोर्स आपको देखना है, चीजों को समझना है, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तब भी आप वीडियो को देखें, ठीक है। रिवीजन होगा किसी भी क्वेश्चन के साथ, जो मैं एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट बोलता हूँ उससे आपकी रिवीजन एनहेंस होगी, आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। और अगर नहीं आता है आपको तो आपको मेन क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, साथ में उसके इर्द गिर्द में जितनी भी बातें बताता हूँ ना, सारी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक भी मिनट को या किसी भी मूवमेंट को आप लाइटली मत लेना, है ना, सीरियसली क्लास को अटेंड करना। तो ठीक है यार, 227 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है ना। बच्चों जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। तो डेफिनेटली आपने क्लास 12th के डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में रेनबो के बारे में स्टडी किया होगा, है ना। बच्चों रेनबो इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। जो अपना वर्ण विक्षेपण होता है ना उसका जो प्राकृतिक उदाहरण होता है वही रेनबो होता है, ठीक है। तो रेनबो के बारे में अगर आपने थोड़ा भी स्टडी किया है तो डेफिनेटली आपको आता होगा कि जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है ना, तो रेनबो के फॉर्मेशन में, राइट, 3 तरह की जो फिजिकल फिनोमेना होती है ना वो इन्वॉल्व होती है। बच्चों सबसे पहले जो होता है ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। क्या बोला मैंने, नोट कर लो। इंद्रधनुष के निर्माण में, जब भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है कुल कितनी घटनाएं इन्वॉल्व होती है। पहला होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। दूसरा होता है, अच्छा जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस में होता है, आप आगे पीछे मत कर देना, ठीक है। पहला होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बच्चों दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंड थर्ड जो होता है बच्चों वो अपवर्तन होता है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को ऐसा लगता है कि काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे विवर्तन तो चलिए बहुत ही गंदा ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। परकीर्णन भी नहीं होगा यहाँ पे। आपको पता है परकीर्णन का आविष्कार सीवी रमन ने किया था, याद रखना है इसको, ठीक है। आकाश का रंग नीला परकीर्णन के कारण होता है। खैर हम इस क्वेश्चन पे थे, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, ये होगा नहीं, परकीर्णन होगा नहीं। अब यहाँ ऑप्शन नंबर सी में बच्चों अपवर्तन है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसका बच्चों आगे लिखा होना चाहिए था बट यहाँ वर्ण विक्षेपण लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। तो कहने के लिए बच्चों इसका आंसर जो है ना वो अपवर्तन भी होगा और वर्ण विक्षेपण भी होगा।
दोनों ही सही है, बट बच्चों डिपेंड ये करेगा कि बिहार बोर्ड क्या आंसर ले रही है। तो इसका जो एकदम एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वो वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, बिकॉज वर्ण विक्षेपण में ही स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट आपको 7 कंसेंट्रिक आर्क के रूप में दिखाई देता है, जिसको अपन रेनबो कहते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। पर आपकी आत्मा जानती है कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें कुल कितनी घटनाएं इन्वॉल्व होती है, तो यू नो दैट, मैंने तीनों का नाम आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। वेरी नाइस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2 का मान होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा है, तो क्या करोगे आप बच्चों, इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे हम लोग, बट अलोंग विद डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन मैं कुछ और आपको एडिशनल बातें यहाँ पे बताता हूँ, तो दिल दिमाग फेफड़ा खोल के सुनना, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे दो तीन चीजों के बारे में क्लियर करो, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, राइट, डेफिनेटली सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, विद्युत चुंबकीय तरंग की पुष्टि किसने करी थी फर्स्ट टाइम? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, ठीक है। तो यू मस्ट नो अबाउट इट, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि यार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, अब तक टोटल कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर किए जा चुके हैं, है ना, मतलब आज की जो अपनी नॉलेज है, आज जिस डेट में आप ये क्लास देख रहे हो, ठीक है, अब तक टोटल बच्चों 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमारे पास नॉलेज है। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस हम 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो जो 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना यार, उस सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम कई बार बच्चों को याद नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको कैसे आप याद रख सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको याद रखने की, एक सेकंड बच्चों, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को याद रखने की जो ट्रिक है ना, बेसिकली जो ट्रिक है टू रिमेम्बर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो ट्रिक है बच्चों, राइट, क्या है ट्रिक? रेडियो, ठीक है, रेडियो मिर्ची, ठीक है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, ठीक है, जीरोक्स गन, ठीक है। दिस इज द ट्रिक बच्चों, ठीक है। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको सातों के सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम याद रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको, रेडियो से तो चलो, रेडियो रेडियो से तो रेडियो वेव नाम का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव, वेरी गुड। बच्चों मिर्ची में मिर्ची नहीं लेना आपको, मिर्ची का पहला आपको एम लेना है, एम का मतलब माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, वेरी नाइस। आई से, ये जो आई है इसका मतलब इंफ्रारेड होता है, और कोई बच्चा यहाँ पे शर्माएगा नहीं, ये आई लव यू, राइट, ये शाहरुख खान और काजल वाला लव नहीं है, ये फिजिक्स वाला लव है, जिससे आपको हो गई ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आई का मतलब इंफ्रारेड है ना, इंफ्रा, बच्चों इसकी स्पेलिंग क्या होगी? आई थिंक ये होगी, देख लेना आप लोग, ठीक है, इंफ्रारेड वेव, ठीक है। लाइट में, लव में आपको एल लेना है, तो एल का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा लाइट विजिबल वेव, ठीक है, लाइट विजिबल वेव, ठीक है। थोड़ा मैंने बोल दिया बच्चों का, थोड़ा ढंग से ना लिखूं तो आपको सुनाई तो दे रहा है ना, अगर आप यहाँ पे नोट बना रहे हो पहली हुई, क्योंकि देखो यार, इस वीडियो के अंदर अगर कुछ ऐसे की पॉइंट लगे आपको जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको नहीं आता था, या आपको लगता है कि यार काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप उसका नोट बनाएंगे, ठीक है। एंड अदर जो चीजें होंगी उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने मोबाइल में फोल्डर बना लेंगे बच्चों, और जब भी आपको टाइम मिले, ऑफ कोर्स टाइम तो होगा ही आपके पास, है ना, तो उस फोल्डर को आप रिवाइज करेंगे। बट बच्चों रिवीजन इज मैंडेटरी, आपको रिवीजन करना है, अदरवाइज फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है ना। एल का लाइट, यू से हो जाएगा बच्चों अल्ट्रा वायलेट वेव, है ना, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट वेव। जीरोक्स में आपको पता है, जीरोक्स में पहला एक्स है तो इससे हो जाएगा एक्स रे, है ना, एक्स रे। और गन में पहला जी है तो इसका हो जाएगा गामा, गामा वेव, ठीक है, गामा वेव। तो काउंट कर लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? 7। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन। इस ट्रिक से बच्चों ये सारे के सारे नाम आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। मस्त बात बच्चों इसमें यह है कि जो शुरुआत का जो वेव है ना, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो घटता जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तरंग दैर्घ्य यहाँ पे घटता जाता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो अगर तरंग दैर्घ्य घटता जाएगा बच्चों, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे बढ़ने पे बढ़ती जाएगी। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता जाता है? तरंग दैर्घ्य जो है वो घटता जाता है। और अगर मैं आवृत्ति की बात करूं कि आवृत्ति का क्या होता है बच्चों, तो आवृत्ति जो होती है ना वो बढ़ती जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
तरंग घटता जाएगा ना, सबसे ज्यादा किसका, रेडियो का, उससे कम माइक्रो, उससे कम इंफ्रारेड, और सबसे कम किसका, गामा का। गामा का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है और रेडियो वेव का तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होता है। अपोजिट गो विद फ्रीक्वेंसी। रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे कम होता है, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो ये बच्चों एडिशनल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो बच्चों कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज गिवन बाय 1 बाय रूट अंडर राइट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप सारे समझदार बालक हो, है ना, आपको पता है रूट अंडर x का मतलब होता है x का पावर 1/2। देखो यार यहाँ पे तो हीरो नहीं बनेगा, ठीक है, कि आपको जो आपका पढ़ने का पैटर्न है कि हाँ क्वेश्चन पे आए है ना, ये क्वेश्चन है तो तुरंत इसका आंसर बता दें, बी सी आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। मैं किसी क्वेश्चन में जितनी बच्चों बातें बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी वो बातें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इन बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, क्योंकि आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बकवास तो होनी थी, ठीक है। तो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, प्यार से पढ़ो, डेफिनेटली मेरा विश्वास है बच्चों आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो जितनी बातें बता रहा हूँ सुनना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स का पावर 1/2। तो अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसा है, ठीक है, तो कैन वी से दैट कि जो अपना ये जो टर्म है रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कैन वी से दैट कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर 1/2। बोलो यार, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और ये चीज जब ऊपर जाएगी ना तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी, है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2, क्योंकि पता है प्लस वाला पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है, और अगर पहले से माइनस में तो प्लस हो जाता है ना, वेरी नाइस। तो ये जो है ना, ये जो स्पीड है, स्पीड का ये फॉर्मूला है, एंड यू नो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो आप, सही है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये एक्जैक्टली आंसर है, राइट, बट अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो क्या बोलते हो, गलत हो गया। या फिर एक आधा कोई सोच रहा होगा सर एग्जाम वाले ने, एग्जाम वाला मीटर ही दे रहा था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मीटर होगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको, फालतू दिमाग नहीं लगाने, ठीक है। तो अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करना है बच्चों, आपको पता है 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर को हम लोग लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम लोग लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ जी, तो 1 मीटर है, 1 मीटर है, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²⁰ सेंटीमीटर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो वैल्यू है इसी में आप करोगे 3 × 10⁸ ये जो मीटर है ना, मीटर, इस मीटर देखो यार, मीटर ये एक का तो कोई मतलब होता नहीं, गुना में तो एक का क्या ही मतलब है, 5 एकम 5, 10 एकम 10। तो एक से कोई मतलब नहीं है, एक से टेंशन नहीं लेना। मीनिंग यह है कि मीटर को हटाओगे तो ये चीज चिपकाओगे, ठीक है। तो यहाँ मैं मीटर को हटा रहा हूँ, तो क्या चिपकाऊंगा मैं, 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10⁻² लिखा मैंने। ये लिखते ही मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, जो बेटा अपना सेकंड है वो तो रहेगा। तो 3 × 10⁻8 × 10⁻², आप समझदार है, 3 गुने यहाँ पे 10⁻8 और 10⁻² का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻10। तो बेसिकली आंसर क्या होगा बताओ, आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैंने डिस्कस किया वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एंड अलोंग विद दिस क्वेश्चन जितनी भी एडिशनल जानकारियां मैंने दी वो आप भूलेंगे नहीं, बिकॉज इसी में से कोई सवाल किसी अगली स्लाइड में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे, है ना, या तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। हाँ जी, देखना बच्चों आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसमें एक सेकंड मैं ध्यान से पढ़ लेता हूँ बच्चों, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका आवेश ई है, भी वेग से चलता है। तो सिचुएशन कैसी है बच्चों, सिचुएशन आई थिंक ऐसी है, एक बार आप इसको देख लोगे। ये है अपना ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसको V से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके समांतर, समांतर मतलब समझ रहे हो, समांतर जैसे ही समांतर बोल दिया ना, समांतर का मतलब हो जाएगा कि जीरो एंगल पे, ठीक है, जीरो एंगल पे कोई इलेक्ट्रॉन इसमें थ्रो किया गया। आपको सारी बेसिक जानकारी पता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेश रुका होता है तो दैट चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ टाइप ऑफ फोर्स, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। बट जैसी आवेश गति कर रहा है ना, तो अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है।
और वो जो फोर्स होता है ना, दैट फोर्स इज गिवन बाय, कहां पे लिख दूं मैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वो जो फोर्स होता है ना, सॉरी, हाँ, वो जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी वी साइन थीटा। बच्चों ध्यान समझना, राइट, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो क्यू वी वी साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो क्यू को यहाँ पे ई दे रखा है, तो मैं चाहूँ तो क्यू को ई भी बोल सकता हूँ, ई वी वी एंड साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चलाएंगे, तो देखते हैं कि अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, और के समांतर एक इलेक्ट्रॉन है, ये है भी वे से चलता है। अब देखो यार, यहाँ पे आप समझदार हो, अगर पैरेलल आ रहे हो तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्या सही बात है ना, एंगल बनेगा 0 डिग्री। और एंगल 0 बनेगा तो सारी चीजें एज इट इज रखेंगे, क्यू को ई रखेंगे, भी को भी रखेंगे, ये भी और बी को बी रखेंगे, बट साइन थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 0। और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, कोई बच्चा बोलो वहां से, साइन 0 1, साइन 0 0, ठीक है, साइन 0 बराबर 0 होता है। तो क्यू बी बी, राइट, ई बी बी, और साइन 0 को यहाँ पे साइन 0 बराबर 0 होता है, तो समथिंग इनटू 0 विल बिकम 0, 0 ही हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 0। आई होप आप समझ पाए बच्चों, ठीक है, कोई डाउट आपको है नहीं। इसी में अगर हम परपेंडिकुलरली आ रहे होते, लंबवत आ रहे होते, तो हम यहाँ पे साइन थीटा, थीटा के जगह पे 90 पुट कर देते, और साइन 90 बराबर 1 होता, और अगर 1 होता तो उस टाइम पे आंसर हो जाता ई भी बी। कंफ्यूज मत होना, एक आधा बच्चा गलती करेगा, मैंने देखा था किसी किसी क्वेश्चन बैंक में ईवीवी भी दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो उसको करेक्ट कर ले और गलती ना करें आप, ठीक है। ईवीवी कब होगा, जब 90 डिग्री पे चार्ज को हम एंटर करा रहे होंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 30 इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है। लेट्स सी बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 31 बोलता है हमें कि समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है, ठीक है। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बट आपको आसान लगेगा कि नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको जैसे हम लोग जो अपना सिलेबस पढ़ते हैं, उस सिलेबस में आपको आई डोंट थिंक ये कहीं पे दिखाई देगा आपको, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिजाइन किया गया ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। और अगर ऐसी बात है तो आपको थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि कुछ इंटेलेक्चुअलिटी है इस क्वेश्चन में, आसान ही है, चलो देख लेते हैं। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज, है ना, तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को आपको पता है कैथोड रेडिएशन बोलते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन कैथोड पुंज, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या होता है, कैथोड रे कहलाता है, ठीक है। तो सोचो यार, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये चल रहे हैं। आप बताओ, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कि रिपल्सिव फोर्स लगता है। यू नो दैट लाइक चार्जेस repel each other एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, सेम नेचर के चार्ज है ना, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, या ये पास आने की टेंडेंसी होगी इसमें कि दूर हटने की टेंडेंसी होगी। अगर इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये दूर हटना चाहेंगे, और अगर ये दूर हटना चाहेंगे तो आप मेरे को बताओ, क्या अभी आपको कोई क्लू मिला। आप जानते हैं बच्चों, जब चीजें पास आ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज होना, कन्वर्ज होना, इसको हम बोलते हैं अभिसारी, अभिसरित होना, अभिसरित होना, अभिसरित होना। ये जो अभिसारी वर्ड है ना, अभिसारी वर्ड कुछ ऐसा ही होता है, अभिसरित से ही बना है अभिसारी, कन्वर्ज होना, ठीक है। तो कन्वर्ज होना मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से किसी एक बिंदु पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाना, ठीक है, गुड। लेकिन किसी एक ही बिंदु से निकल के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाना, ठीक है, किसी एक पॉइंट से इमर्ज होकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाने को हम बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना, अपसरित हो जाना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर रेपेल करेंगे ना बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रेपेल करेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल डिस्पर्स इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, राइट। तो अगर ऐसा है, आप अब मुझे बता दो कि कौन सा ऑप्शन होगा, अभिसारी बिल्कुल नहीं सर, अपसारी ऑफ कोर्स अपसारी हो जाएगा। समांतर तक, देखो यार, समांतर कब होगा, जब ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो, ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो, फोर्स यहाँ पे लगेगा रिपल्सिव, दैट्स वाई ये जो है अपना डाइवर्जिंग पाथ एक्वायर कर लेगा, तो अपसारी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नाइस बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, ठीक है। पढ़ो इसको एक बार प्यार से। अच्छा, इसमें ऑप्शंस तो नहीं दिखाई दे रहे बच्चों, क्या करें।
चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो ऑप्शन का क्या है, ऑप्शन बना लेंगे हम लोग, है ना। और बिहार बोर्ड से अच्छा ही बनाएंगे बच्चों, क्या बोलते हो? बिल्कुल सर, ठीक है। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 32 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 32, लेट्स चेक आउट द साइज ऑफ वीडियो, दिस इज 25। ओह माय गॉड, चलो देखते हैं। समान दिशा में समान वैसे, ये तो हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण होगा, ठीक है। देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ा होगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वाला कोई डायपोल रखा हुआ है, तो उसपे जो टाउ लगता है ना, उस पर टाउ लगता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन बच्चों, अगर कोई बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के जा रहा है तो वो कह रहा है कि मुझे फेल कर दीजिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पास करने में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए, लल्लू लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये गलती करना मतलब ब्लंडर, आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ये है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही बेसिक सा साधारण सा कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पे जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो ना, तो आपको पता है टाउ तो टाउ ही रहेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको आप पी से इंडिकेट कर रहे थे, इस पी की जगह पे आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विच इज डिनोटेड बाय, अभी इस क्वेश्चन के अनुसार चले तो एम, तो वेक्टर एम बोल देंगे, ठीक है। ई विद्युत क्षेत्र होता था, बट अगर इस क्वेश्चन के अनुसार बात करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ दिया भी हुआ है, तो वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी है, तो इस हिसाब से मुझे बताओ आंसर कौन सा है। मैग्नेटिक वाला क्वेश्चन है ना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन तो था नहीं, ठीक है। लेकिन चलो अब जो भी चार ऑप्शन रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, आंसर जो होगा ना वो ये होगा, क्या होगा, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। या अगर उसको वेक्टर फॉर्म से हटा के हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे एम बी साइन थीटा, है ना, एम बी साइन थीटा। मजा आ रहा है ना बच्चों, देख लेना यार, ठीक है। बोर नहीं होना बच्चों, बता रहा हूं मैं, ठीक है। एकदम प्यार से डिस्कस करते हैं सारी चीजों को, प्यार से पढ़ो, ठीक है। दिल की जो बातें होती है वो कमेंट में बताओ, क्लास कैसे लगती है वो कमेंट में बताओ, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ो, मेरा विश्वास है कि एक दिन आप रॉक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अगेन वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, है ना। ओके। हम्म चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे थे हम लोग, 100 प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, बोलो वहां से। 100 प्रेरकत्व का मात्रक सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। मेरे को लगता है ये इतना लल्लू लेवल का, इतना रिपीटेटिव, इतना इतनी बार बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ है ना, कि हर बच्चा जो एक बेसिक स्तर पे है अपनी तैयारी के, वो भी इसको आंसर कर देगा। 100 प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। 100 प्रेरकत्व हो या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व हो, ठीक है, या फिर सीधे ही प्रेरकत्व लिखा हो, मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। एडिशनल बात अगर जानना चाहते हैं तो 100 प्रेरकत्व को एल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये बराबर हम जनरली एन फाइव बटा आई बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे फाइव फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ सुन लेना है बढ़िया से, याद होना चाहिए सब चीज, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देने का मेरा प्लान है यहाँ से, ठीक है। और क्वालिटी के मामले में बच्चों जिंदाबाद रखेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म को, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यू कैन डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, अगर आप खुद भी थोड़े से क्वालिटी वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो बने रहिए, है ना। एंड फाइव वेबर, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 100 प्रेरकत्व का जो एक्चुअली में मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति एम्पियर। बट आपको पता है कि एक हेनरी नाम का साइंटिस्ट था जिसने इंडक्टिविटी या सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह के बारे में बताया था, तो उसके ऑनर में रख दिया जाता है बच्चों, उनके ऑनर में ना, उन्हीं के नाम पे हेनरी बोल देते हैं, तो हेनरी मात्रक है, आप याद रख सकते हो। एक हेनरी बराबर एक वेबर पर एम्पियर, ठीक है। तो ठीक है, गुलाम किसका मात्रक होता है, गुलाम सर आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट विभव का होता है, ओम दुनिया जानती है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। एंड डोंट से कि ओम का सिंबल ऐसे होता है सर, जहां से मार दूंगा, और ऐसे किसी ने बोला था। ओम का सिंबल बच्चों ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों की धातु के बने किसी गोलक, हाँ कोई मेटालिक स्फीयर है, सही बात है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसके दोलन की गति होती है, ठीक है। बच्चों आप डैम्पिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के आपको बताऊंगा मैं डैम्पिंग क्या होता है, जब मैं थ्योरेटिकल क्लास लेके आऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटालिक बॉडी की जो ऑसिलेशन होती है ना, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन कहने का मतलब यू कैन से कैसा, दिखा दो मैं, डैम्पिंग, डैम्पिंग
कैसा होता है डैम्पिंग ऑसिलेशन, लेट्स सी। डैम्पिंग ऑसिलेशन बच्चों ऐसा होता है ना, अभी दिखाते हैं आपको। डैम्पिंग ऑसिलेशन ऐसा होता है, देखो इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए जाएगा, चीजें धीरे 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 यू नो एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। जो एम्पलीट्यूड घटता जाएगा तो उसको बोलते हैं अवमंदित दोलन, डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो इन मैग्नेटिक फील्ड जो मेटालिक बॉडी का ऑसिलेशन होता है, दैट इज अ डैम्पिंग ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन होता है। तो यू कैन चूज ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है ना? हम्म। देखो पता है क्या बच्चों, जब मैं बताता हूँ ना मैं एकदम रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द साइज ऑफ वीडियो। कई बार देखते हैं किसी कारण से मेरी वीडियो का साइज 10-12 मिनट ज्यादा हो जाता है ना। तो रिलैक्स होकर बताता हूँ, और अगर आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा आपको। यार दिक्कत क्या है, इतना सिस्टमैटिक तरीके से बोल दिया मैंने, याद कैसे नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर है बच्चों। डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या होता है, डायनेमो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? सबको पता होगा, जो अपना जनरेटर है, जो अपना डायनेमो है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे बेस्ड होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एडिशनल आप याद रख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो माइकल फेराडे ने की थी, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसको भूल मत जाना यार, है ना। कसम है तुमको, तुम्हारे डैश 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 की, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो माइकल फेराडे के सिद्धांत पे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय, ये डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट था माइकल फेराडे, ठीक है। ठीक है यार, इनफ है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? बच्चों प्रेरण कुंडली जो होता है ना, वो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि प्रेरण कुंडली जो है वो उच्च धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। इंडक्टिव कॉइल जो होता है ना, दैट जनरेट्स हाई करंट इन इटसेल्फ, उच्च धारा उत्पन्न करती है। तो आप इसको याद रख सकते हो, छोटा सा बेसिक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चुंबकीय क्षेत्र पी का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से घुमा फिरा के रिपीट मोड में आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं। चुंबकीय क्षेत्र बी का जो एनर्जी डेंसिटी होता है, जो ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है, वो होता है p² /2 μ0। बोलो। चुंबकीय क्षेत्र बी में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना होता है, मैं घेर लेता हूँ, ठीक है, p² /2 μ0। चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व कितना, p² /2 μ0। और ऐसे ही बोलेगा बच्चों विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो ऊर्जा घनत्व का सिंबल, चलो सिंबल अभी यहाँ पे नहीं बताते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ऊर्जा घनत्व का जो इक्वेशन होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ऊर्जा घनत्व वो होता है बच्चों 1/2 ε0 E², ठीक है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 E², भूलना मत, याद रखना, जहां पे ε0 विद्युतशीलता है एंड ऑफ कोर्स E विद्युत क्षेत्र है। बट यही सिमिलर चीज आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में पूछ रहा हो तो b²/2 μ0, जहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो ये μ0 ये परमिटिविटी है, ये चुंबकशीलता है, ठीक है। परमिटिविटी कह रहा हूं, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता है ये, है ना। तो आई थिंक क्लियर है, बाकी क्या ही वल्गर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, तप्त ताप एमीटर, जो हॉट वायर एमीटर होता है बच्चों, ये क्या मेजर करता है, कौन सी वैल्यू ये दिखाता है, तो आपने पढ़ा होगा। तप्त ताप एमीटर जो है बच्चों वो रूट मीन स्क्वायर करंट को दिखाता है, वर्ग माध्य मूल धारा। ऑप्शन देख लो, उच्च मान नहीं सर, औसत मान बिल्कुल नहीं, मूल औसत वर्ग वही हुआ, वर्ग औसत को हम माध्य भी बोलते हैं, आरएमएस, तो वर्ग माध्य मूल धारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, वेरी गुड। तो तप ताप एमीटर दिखाता है वर्ग माध्य मूल धारा, तप ताप वोल्टमीटर दिखाता है वर्ग माध्य मूल विभवांतर, ठीक है। हाँ जी, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। 39 कह रहा है बच्चों हमसे, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, ठीक है, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो तो डीएस से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा। मतलब बच्चों मेरा ये है, ये बोलना चाहते हैं हमसे कि अगर ये आपका
एरिया वेक्टर हो, ठीक है, एरिया वेक्टर हो, और इस पे ये अपना एरिया वेक्टर हो, और इस पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप बताओ कौन सा कलर ले लूं मैं? आज आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कलर लेंगे, बताओ। डू यू लाइक येलो, चीक, कौन सा लाइक करते हो आप? ये हरियर का, पियर का, क्या बोलते हैं इसको? चलो ये वाला ले लेते हैं, बिकॉज इट्स माय फेवरेट, है ना। तो इस पे जो बच्चों ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं बच्चों। टीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, तो मान लेते हैं क्या कि ये अपना क्षेत्रफल सदिश है, ये अपना, देखो मैं बेसिकली सरफेस दिखा रहा हूँ, अगर मैं सरफेस को और आसान वे में दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये मान लो क्षेत्रफल सदिश है टीएस, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, तो इसी पर परपेंडिकुलर है बी, तो बीच का एंगल कितना है 90। और आप सबको पता है फ्लक्स जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। ऑफ कोर्स यहाँ पे डी ए बोलेंगे तो ये डी फाइव हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। या फिर क्वेश्चन में डी एस बोला है तो यहाँ पे हम बी एस भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। खैर यार, चीजें तो काफी सिंपल ही है ना। लंबवत देना है, यहाँ पे cos 90 रखोगे तो cos 90 जीरो होता है, और जीरो होते हैं यहाँ पे पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, cos 90 जीरो तो कहानी जीरो हो जाएगी। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, डी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ठीक है, ध्यान से पढ़ने के बाद जो मैंने बोला है उसको सुने और डेफिनेटली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बच्चों हमसे कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध हो, प्रतिघात हो, या प्रतिबाधा हो, ये सारे एक प्रकार के अपोजिशन होते हैं करंट के लिए, ठीक है। और इनका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है। क्या होता है? ओम होता है। क्या बोला मैंने? प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, या प्रतिरोध हो, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो रेसिस्टेंस, ठीक है। इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो ओम होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको और एडिशनल जानकारियां दे सकता हूँ, बट मैं अगर इसी में सारी चीजें एसोसिएट करते हुए चलूंगा तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। तो जहां पे जरूरी होगा जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊंगा, अदरवाइज वो पॉइंट जो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा किसी अगले सेक्शन में किसी अगले क्वेश्चन के साथ लिंक करके बता देंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ बैठे हैं आप इस क्लास में, तो आप मुझे बताओ, आप माइंड में रिकॉल करो, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है ना, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, सीआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, ठीक है। ये आपको माइंड में रिवाइज कर लेना है, और अगर नहीं रिवाइज किया लेट्स चेक योर नोटबुक। बाकी तो नोटबुक एडुकेयर में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 41 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों। क्वेश्चन 41 कह रहा है आपसे कि एक पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में इन अ कंप्लीट साइकिल प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, है ना, तो कॉन्फिडेंस बना के रखें। देखो कितना प्यार से बन रहा है। पूरे चक्र में जो मीन वैल्यू ऑफ करंट होता है दैट इज जीरो, बिकॉज यू नो दैट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नेगेटिव। सो कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी जो मीन या एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। तो ये तो हमें याद है यार, पूरे चक्र के लिए औसत मान जीरो होता है। बट काम की बात यह है कि अगर हम सिर्फ आधे चक्र को कंसिडर करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ आधे चक्र के लिए बोलते हैं, आधे चक्र के लिए मतलब जब पूरे चक्र के लिए बोलेगा तो जीरो है ना। आधे चक्र के लिए जो औसत मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 0.637 आई नॉट। भूलना नहीं आप इसको, है ना। आधे चक्र के लिए औसत मान 0.637 आई नॉट, ठीक है। और पूरे चक्र के लिए क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे आप वर्गमात मूल करंट भी याद रख सकते हो, आई आर एम एस कितना होता है? वो होता है 0.707 आई नॉट, ठीक है। इसको हम आई नॉट बटा रूट टू भी बोल सकते हैं, इसको 2 आई नॉट बटे पाई। खैर अब ज्यादा बोलने कर सकता नहीं है, फिलहाल इतना याद रखो। इसका आंसर पता चल गया, एक्स्ट्रा पॉइंट पता चल गया, क्या चाहिए यार, मजे करो। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 है बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, तथा विद्युत वाहक बल्ब के बीच का कलांतर 5, राइट, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ 5 गिवन हो बच्चों, तो शक्ति गुणांक पूछा है। जिंदाबाद 10 क्वेश्चन अगेन, राइट। शक्ति गुणांक अगर आपको पता है फाई इज फेज डिफरेंस, देन शक्ति गुणांक को हम सीधे cos फाई बोलते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ है बे? ये ऑप्शन कहाँ है? sin फाई तो होगा नहीं, cos स्क्वायर फाई, बहुत घटिया ऑप्शन, cos फाई का आंसर। मजा आ रहा है ना बच्चों? चीजों को समझो, राइट, रिवाइज करो, एंड दिस इज द अल्टीमेट चैनल फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन, ओके। अगर यहां से आप नहीं सीख पाते हो तो आई डोंट थिंक कि बच्चों आप लोग फिर सीख पाओगे, तब आप सीधा है कि फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखो कितनी कमाल की दुनिया है, ठीक है।
cos phi. Let's move slightly further, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का जो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आपने सुना होगा, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। आपको पता है तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों, तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज अपने पास होती है। जैसे मैं बात करूं लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, रो आयतनिक आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला। पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम एरियल चार्ज डेंसिटी या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कुछ भी कह सकते हैं, ये क्यू बटे ए होता है। और बेटा ये जो आयतनिक आवेश घनत्व होता है क्यू बटा भी होता है, ठीक है। तो रैखिक का पूछा है ना, मात्रा की बात करें तो आप फॉर्मूला से लिख सकते हो, क्यू का मात्रक कूलम, एल का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर एक है, ठीक है। फॉर्मूला देखो एंड फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला के साथ साथ जो यूनिट्स हैं वो आप खुद से देख लेंगे यार क्या होता है, रट्टा मारने की क्या हो सकता है। अब मान लो कल को पूछ लेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो निकाल लोगे क्यू बटा क्यू का कूलम, है ना। और ए जो है ए फॉर एरिया, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर वुड बी यूनिट, जैसे यहाँ दिया हुआ है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर किसका होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा, जिसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ये तो बहुत ही घटिया ऑप्शन है, कोई का क्या मतलब होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है यार, आप समझ गए, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आई होप सो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरी जो सोच है आपके प्रति, उस सोच को बच्चों कभी टूटने मत देना। अगर मैं मानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बनो, ठीक है, ताकि मेरा माइंडसेट क्लीन रहे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र होता है, किसी को याद है क्या? और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों अगर नहीं याद है तो चलो निकाल लेते हैं ना। ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया, ई बराबर एफ बटे क्यू, ई विद्युत क्षेत्र, एफ बटे क्यू, है ना। अब अगर हम बात करें एफ की विमा क्या होती है, तो एफ की विमा होती है ये, एफ लिख रहा हूं मैं, एफ की विमा एम एल टी पावर -2, ठीक है। क्यू का एटी होता है ना, एटी होता है। सॉल्व कर लो, एम एल टी पे पावर -2 तो पहले से ही है, और यहां से जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, सुनो मेरी बात, टी पे पावर -2 पहले से है, ये टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -2 और एक और माइनस, तो ये बेटा -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब ऊपर में जाएगा तो ए पे पावर माइनस, तो ऑप्शन मिलाओ कहां पे ऐसा ऑप्शन है, एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, इसमें स्क्वायर है, एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, वेरी नाइस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चेक करें ना बच्चों बाकी ऑप्शंस को, कहीं पे ऑप्शन रिपीट तो नहीं है ना, हाँ ठीक ही है, रिपीट नहीं है, बी इसका आंसर होगा, गुड। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 45 की ओर, बहुत जल्दी हम अपने इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। सो बने रहिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम डिस्कस करेंगे आज, सेट ऑफ 25 क्वेश्चन, और इसी प्रकार हर क्लास में 25 25 25 विद कंसिस्टेंसी। बच्चों कल क्लास नहीं आ पाई बिकॉज कल मंगलवार था, मंगलवार को एक बहुत ही डिवोशनल इवेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, तो उस वजह से मैं कल क्लास ले नहीं पाया आपकी, है ना। तो हर दिन 25 क्वेश्चन के एक प्योर डिलीशियस कैप्सूल के साथ हम मिलेंगे आपसे, ठीक है, और वहां पे धीरे धीरे आपको सब कुछ समझना है, एंड आपकी जो नॉलेज है बच्चों काफी अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे थे ना, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है बच्चों आपसे, तो कैसे निकाल सकते हो आप लोग संख्या, जरा बता दो मेरे को, है ना। हाउ कैन यू कैलकुलेट 8 कूलम्ब ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको पता है क्यू बराबर एन ही होता है, पता है ना, यहाँ पे क्यू आवेश होता है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है। क्यू कितना, क्यू कितना, क्यू 8, बोला है ना यार, क्यू 8 कूलम्ब ऋण आवेश, यहाँ तो माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टूड है ना, माइनस है तो काहे माइनस लगा रहे, क्यू 8, ठीक है। और ई का मान 1.6, 10 टू दी पावर -19, ये माइनस, ये पॉइंट कटेगा तो जीरो जाएगा, ये 16 बन गया, 16 पच्चे 80, ठीक है। और 10 टू दी पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 10 टू दी पावर 19, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, चेक करो कहाँ पे, पहले भी दिख रहा है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 9, सॉरी सॉरी माइनस नहीं बच्चों, प्लस में, प्लस ऊपर चला गया ना, 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, राइट, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक बार प्यार से पढ़ लेते हैं इसको मोहब्बत के साथ।
क्वेश्चन नंबर 46 है, 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। 5 कूलाम के दो आवेश जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। देखो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, सेपरेटेड विद वेरी माइक्रो या वेरी स्मॉल डिस्टेंस। विद्युत द्विध्रुव की जो लेंथ है उसको हम लोग 2L से इंडिकेट करते हैं, सबको पता है, आप लोग जानते होंगे। विद्युत द्विध्रुव का जो यूनिट होता है वो कूलाम मीटर होता है। कितना होता है, कूलाम मीटर होता है। आपको पता है इसका जो डायमेंशन होता है वो लात होता है ना, LAT होता है, ठीक है। इसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और बताऊं मैं, और क्या बता सकता हूं मैं, इसका जो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी एक्स्ट्रा एडिशनल बातें आप याद रखोगे। इसका जो फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू 2L होता है, ठीक है। राइट, दिस इज एडिशनल बात, डेफिनेटली आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। पहले से आता था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं आता था तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सीख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ठीक है यार, पी निकालना है, क्यू इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्यू कितना है बच्चों, 5 कूलाम के दो आवेश, तो क्यू को 5 लिख दो। 12 जो होता है वो लंबाई होती है, तो लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं ना, दो को अलग लिखते हैं और एल की जगह पे 5 लिखते हैं, और दो बच्चे 10 बना देते हैं, गलत है। ये 12 एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 ही लंबाई होती है डायपोल की, तो 5 जो है ना 12 का मान है, तो आप 12 को 5 लिख दोगे तो ठीक है। अच्छा 5 सेंटीमीटर है, बट हमें तो ऐसा ही मात्रक मीटर में लेना है ना, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर था तो 5 गुने 10 का पावर -2, अब ये मीटर में पुट हो गया। चार्ज तो कूलाम में था ही, तो कोई इशू ही नहीं है। 25 और गुने 10 का पावर -2, कहाँ पे है ऐसा चेक करो। 25 गुने 10 का पावर -2 कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, दिया भी कोई है। एक कूलाम माइनस मीटर मत पढ़ लेना, कूलाम मीटर है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 तक हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे, एंड लेट्स सी 47 क्या बोलता है, ठीक है। 47 है बच्चों, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, ठीक है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, यही तो पूछा है हमसे। आप सबको पता है किसी भी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बताओ यार। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो सरफेस से, जब आप सरफेस से सेंटर की ओर बढ़ोगे तो आप कहीं भी जाओ यार, कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है, अंदर ही होगा ना, अंदर होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, 0। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, घटता है बट कुछ नहीं होना, आगे बढ़ते हैं। बढ़ता है बिल्कुल नहीं, उतना ही रहता है, तो ये तो और बकवास है। सर्वत्र हर जगह शून्य रहता है, तो आई थिंक इट इज द मोर अप्रोप्रिएट चॉइस, सर्वत्र शून्य रहता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। औसम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 तक हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। एक बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं बच्चों अपने पास ना, मान लेते हैं अपने पास ये एक बंद पृष्ठ है, बहुत ही गंदे तरीके से चलो, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर n विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। n मतलब n कोई संख्या होगी, जैसे 5 विद्युत द्विध्रुव है, 10 विद्युत द्विध्रुव है, पता नहीं ना, तो n बोलती है, n विद्युत द्विध्रुव है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होता है। क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। आपको पता है एक जो डायपोल होता है उसमें आवेश होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, जानते हो ना, हाँ जी, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसमें समान और विपरीत आवेश युग्म होते हैं, एक प्लस क्यू होता है और उतना ही चार्ज होता है दूसरी तरफ माइनस क्यू, ठीक है। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं कि यार इस डायपोल में टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0। यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव जो होगा ना उसका टोटल चार्ज कितना होगा, 0। तो आपको पता है एक डायपोल में अगर चार्ज 0, अगर एक विद्युत द्विध्रुव में चार्ज 0, दो में कितना, 0 गुने 2 अगेन 0, 3 में कितना, 0 गुने 3, एन में कितना, 0 गुने एन, दैट मींस 0 ही होगा ना। समझ में आया, नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करो और दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होता है, अब आपको पता है फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, है ना। टोटल नेट चार्ज इन दिस वल्गर शेप और वल्गर फिगर, जो भी आप बोल सकते हो। तो टोटल क्यू 0 है, तो 0 बटा समथिंग 0 ही होता है, तो कहा आंसर अपना डी।
आई होप इस सवाल को आप समझ पाए, सवाल बहुत आसान था एंड ठीक सवाल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है 49 बच्चों, पढ़ ले एक बार। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। बच्चों निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल कंडीशन जो होता है, ब्रॉड साइडेड पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है? बोलो कोई बच्चा वहां से, बोलो यार। वेरी गुड। निरक्षीय स्थिति में, सुन लिया मैंने आपके पास, आप खुद सुन रहे हो, जीरो। जी सर, जीरो ही होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के नॉन एक्सियल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो है बच्चों, सही बात है, ठीक है। लेट्स टेक द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। बच्चों इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है। एंड दैट क्वेश्चन विल कम शून। कहां से करें भाई साहब, यहां से कर लेते ना, ऐसे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है एंड ये इसके आंसर्स हैं। हाँ जी, ये है ना। चलो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है? निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है? किसका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, एसी अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम पीरियडिकली चेंज होता रहता है। बट डीसी इज दैट करंट जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की दोनों चीजें कांस्टेंट होती है। एंड इन द पाथ ऑफ डीसी करंट, इफ यू प्लेस अ कैपेसिटर, अगर किसी डीसी के पाथ में आप किसी कैपेसिटर को रखते हो तो वो, उसका जो मार्ग है बच्चों वो अवरुद्ध हो जाता है। इसके पीछे और भी मैं लॉजिक दूंगा आपको व्हेन वी स्टडी सेमीकंडक्टर डिवाइस लॉजिक गेट, जब मैं ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा आपको कि ट्रांजिस्टर विल बी यूज्ड एज ऑसिलेटर, ठीक है, वहां पे कर लेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो कि डीसी का एक फिक्स पाथ होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन नहीं बदलती है, तो इसके पाथ में कुछ भी रख दो वो अवरुद्ध हो जाता है। बट एसी तो बेटा चेंज होते रहता है ना, कौन चेंज कर देगा? यहाँ पे कोई जब होगा तो यहाँ से निकल लेगा, यहाँ होगा तो यहाँ से निकल लेगा, समझ, ठीक है। तो कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है? दैट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। कमेंट में टाइप करेंगे उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, है ना, पीवाईक्यू डिस्कशन पार्ट 1, ठीक है, उसमें बताया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप आंसर कर सकते हो, नहीं देखा तो देख लेना। आपको बताना है कि उस डिवाइस का क्या नाम है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपने शुरू से लेके इस क्लास को अब तक एक सेटिंग में कंप्लीट कर लिया है तो यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चों क्लासेस को अटेंड करते रहिए, इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए, है ना। अगर आपने नोटबुक एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार, पैसा थोड़ी लगता है ना, फ्री में लेक्चर नहीं देखते वैसे भी। एक लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के ठोकते हैं। रिमेंबर दिस, लाइक करना है और नंबर में 2 बार लाइक मत कर देना, 1 बार या 3 बार या 5 बार, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और सवालों के साथ। एंड बच्चों होगा तो अगली क्लास से मैं आपको जो पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव देता हूं तो दूंगा ही, साथ में जो लॉन्ग टाइप या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, कोशिश करते हैं कि उसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं। एक दिन में 2 क्लास करेंगे, ऑब्जेक्टिव अलग सब्जेक्टिव अलग, एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 2 वीडियो फाड़ देंगे बच्चों लोग, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।